मेरे लाइफ में आपने मेरे वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं पहले एसबीआई में जॉब करती थी। मैं एसबीआई छोड़ के यहाँ आई हूँ। आई वुड से दैट आई वाज सो लकी कि मुझे लगे दोनों तीनों एग्जाम्स मिल गए, तो इस वजह से आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। बहुत उसमें टाइम लग गया था, 2 साल लग गए थे, वरना मेरी तो जॉब लग जाती 23-24 साल में। मेरी 23 साल में जॉब लग जाती बेसिक में। वैसे तो मेरी जॉब 23 साल में लग गई थी, बट मैं बैंक में थी, यहाँ पे नहीं थी। यूँ तो हमारे देश में बहुत सारी जॉब्स हैं, लेकिन सिर्फ टीचिंग ही ऐसी जॉब है जिसको बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड जॉब माना जाता है। लोग आजकल डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, इवन यूपीएससी तक क्लियर करना चाहते हैं, बट टीचिंग नहीं करना चाहते। इनफैक्ट when I was in 12th class, even I don't wanted to be a teacher, but then time changed and so does my opinion. हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप लोग भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और मुझे फॉलो करते हैं, तो आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आता होगा कि आखिर यूपी गवर्नमेंट में सरकारी टीचर बनते कैसे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी यूपी के गवर्नमेंट स्कूल्स में असिस्टेंट टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए हैं, और उसके लिए एज लिमिट क्या होती है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा सब लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर एक असिस्टेंट टीचर की सैलरी क्या होती है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि यूपी गवर्नमेंट में असिस्टेंट टीचर बनने के लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या है। तो मैं एकदम शुरू से शुरू करती हूँ। तो द फर्स्ट वे इज़ आप 12th कर लीजिए। 12th के बाद आप ग्रेजुएशन कर लीजिए। आप 12th भी किसी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, लाइक मैंने तो मैथ से किया था, बट आप बायो से, आर्ट्स से, किसी से भी कर सकते हैं। देन आप ग्रेजुएशन करिए। अब वंस अगेन ग्रेजुएशन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे बीएससी कर सकते हैं, आप चाहे बीटेक कर सकते हैं, आप चाहे बीसीए, वट एवर यू लाइक, आपको जो भी करना हो, आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो, आप वो कर सकते हैं ग्रेजुएशन में। देन ग्रेजुएशन के बाद आपको एक डिप्लोमा करना होता है जिसको हम बोलते हैं डीएलएड। जब मैंने किया था उस समय इट वॉज कॉल्ड बीटीसी बोलते थे उसको, बट अभी इसको बोलते हैं डीएलएड। सो डीएलएड इज़ बेसिकली द डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और ये 2 साल का कोर्स होता है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं तो ये 2 साल का होता है, बट जो मैं आपको दूसरा रास्ता बता रही थी वो यही है कि आप चाहे तो 12th के बाद भी डायरेक्ट डीएलएड कर सकते हैं, बट वो मैं आपको सजेशन दूंगी कि वो आप तभी करिए कि जब आपको सिर्फ और सिर्फ टीचर ही बनना है। मीन्स आपका एम है सिर्फ टीचर बनना, आप टीचर के अलावा कुछ भी नहीं बनना चाहते। जैसे मेरा क्या था कि मैं टीचर का, मेरा ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मैं टीचर बनूंगी। मेरा ये था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब में भी मेरा रुझान था बैंकिंग सेक्टर की। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो आप सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स के टीचर बन सकते हैं, यानी कि 1st to 5th तक की टीचर आप बन सकते हैं। अगर आप हायर कुछ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे आप 5th के ऊपर के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको बीएड करना होगा। सो डीएलएड करने के बाद आपको यूपी टेट करके एक एग्जाम होता है, वो क्लियर करना होता है। नाउ व्हाट इज दिस यूपी टेट? यूपी टेट होता है एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है जो आपको करनी ही होती है। मींस ऐसा नहीं है कि आप बिना यूपी टेट के ही टीचर बन सकते हैं, नहीं, आपको यूपी टेट करना ही होता है। तो यूपी टेट इज़ बेसिकली द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू कम्पीट फॉर असिस्टेंट टीचर एग्ज़ाम। आप यूपी टेट क्लियर करते हैं। यूपी टेट के बारे में मैं आपको कुछ बता देती हूँ। यूपी टेट हर 6 महीने में होता है, पहले हर साल में होता था, बट और यूपी टेट आप एक बार अगर क्लियर कर लेते हैं तो ये आपका लाइफ टाइम वैलिड होता है। नाउ अबाउट मार्क्स, तो अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आपको 150 में से 90 नंबर लाना होगा और आपका यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। और जो एससी का कट ऑफ, SC ST का कट ऑफ होता है वो होता है 82। अब यूपी टेट में आपको बहुत हाईएस्ट मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यूपी टेट में आप 82 या 90 नंबर लाएंगे तो भी आपको उतना ही बेनिफिट होगा। आप 150 में से अगर 119, 20, 25 जितना भी नंबर लाएंगे तो भी आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरा सजेशन है कि यूपी टेट आप मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए रखिए, वो ज़्यादा बेटर है। यूपी टेट, वंस आप यूपी टेट क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद आपको देना होता है सुपर टेट। नाउ व्हाट इज़ दिस सुपर टेट? मोस्टली पीपल डोंट नो कि ये सुपर टेट क्या होता है। लोगों के मन में ऐसा है कि हाँ, हमने यूपी टेट दिया, यूपी टेट के बाद तुरंत सुपर टेट होगा, सुपर टेट दे के हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और हम टीचर बन जाएंगे। मस्त प्लान है। बट नो, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देके आपको बताती हूँ। मैंने 2018 में अपना डीएलएड बीटीसी जो था वो मैंने कंप्लीट किया था। 2018 में ही यूपी टेट का फॉर्म आया था, मैंने यूपी टेट का फॉर्म भरा और मैंने यूपी टेट क्लियर किया। मेरे यूपी टेट में लगभग 117 या 18 नंबर थे, जो मैंने बोला उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूपी टेट देने के बाद उसी समय पे सरकार ने भर्ती निकाली हुई थी। तो जब सरकार ने भर्ती निकाली हुई थी तो इसीलिए मुझे सुपर टेट का एग्जाम देने को मिला। यानी कि सुपर टेट एग्जाम बेसिकली तब आता है जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई वैकेंसी आती है।
आप सोचें कि यूपी टेट क्लियर करके तुरंत आपको सुपर टेट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सुपर टेट वैसे तो मेंस ही कहा जाता है, मेंस एग्जाम होता है। जैसे बैंक, आपने देखा होगा बैंक में क्या होता है, 2 एग्जाम्स होते हैं, एक प्री होता है, एक मेंस होता है। आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपको मेंस देना होता है। बट बैंकिंग का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे अगर आपने प्री दिया है तो आपका मेंस होगा ही होगा। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हो तो आपका इंटरव्यू फिर कॉल होता है इंटरव्यू के लिए, या फिर आपका अगर क्लर्क का पोस्ट है तो आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाती है। बट यहाँ पे आप प्री तो दे दोगे, लाइक यूपी टेट तो आप हर 6 महीने में हो रहा है, अगर आपका पहली बार में नहीं निकला आप दूसरी बारी में दे दोगे। बट जो सुपर टेट होता है वो आप तभी दे सकते हो जब सरकार की तरफ से वैकेंसी आती है। जैसे मेरा 2018 में मैंने दिया था सुपर टेट 2019 में हुआ था। 18 में उसका निकला था नोटिफिकेशन और 19 में उसका एग्जाम हुआ था। फिर 19 के बाद से 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 लगभग 5 साल हो चुके हैं, बट अभी तक सुपर टेट का कोई दूसरा एग्जाम नहीं आया है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो मेरे बाद के जो बैच वाले बच्चे हैं उन्होंने यूपी टेट तो दे रखा है, वो उनका यूपी टेट तो क्लियर है, बट वो सुपर टेट तो तभी देंगे ना जब गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी आएगी। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। आप ये कभी मत सोचिएगा कि आपने यूपी टेट दे दिया है तो आपका हो जाएगा, नहीं, आपको सुपर टेट के लिए वेट करना होगा जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी नहीं आती है। तो ये रही बात सुपर टेट की। अब क्या होता है कि आपने मान लीजिए सुपर टेट दे दिया, आपका यूपी टेट भी क्लियर हो गया, आपका सुपर टेट भी आपने अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर लिया। क्योंकि सुपर टेट में अभी जो हमारी भर्ती थी 69,000 भर्ती, उसमें भी एक मिनिमम कट ऑफ गवर्नमेंट ने तय कर दी थी, लाइक कि अगर 90 नंबर आया है तो आप एससी में क्वालिफाई करते हो। 97 था जनरल का, मान लीजिए आपका 97 नंबर आ भी गया, तो अब आपको क्या लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? तो यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। रुको जरा, सबर करो। जी हाँ, मैं बताती हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए आपने सुपर टेट भी क्लियर कर लिया है, बट अगर आपका सुपर टेट में कम नंबर है और भर्ती में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आप सुपर टेट भी क्वालिफाई करे हुए हो बट फिर भी आपका सिलेक्शन ना हो। जी हाँ, ये हो सकता है। बट मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी में हैं, आपका 97 मार्क्स चाहिए है, बट आपका आया ही 97 है, मतलब आप बॉर्डर पे लाई कर रहे हो, तो भी यहाँ पे 50 to 60% चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि हो सकता है आप सुपर टेट क्वालिफाई करने के बाद भी फाइनलिस्ट में ना आओ। तो बट हम नेगेटिव पॉइंट्स को साइड में रखते हैं, वी विल टेक ओनली पॉजिटिव पॉइंट्स। मान लीजिए आपका सुपर टेट हो जाता है, इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक लिस्ट आएगी, जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होता है असिस्टेंट टीचर का, उसमें आपके लिए एक लिस्ट आएगी जिसमें आपका नाम होगा उस लिस्ट में कि आपका सिलेक्शन हो गया है। जब आपका नाम उस लिस्ट में आ जाएगा, इसके बाद आपको जिला आवंटन भरना होगा। जैसे आप प्रेफरेंस वाइज भर दीजिए, जैसे मैं झांसी से हूँ तो मैंने पहला जिला अपना जो मेरी चॉइस थी वो थी झांसी, मैंने दूसरे नंबर पे डाला था जालौन, उसके बाद फिर मेरा था ललितपुर, फिर था महोबा, फिर बांदा। तो बांदा मेरा 5वें या 6वें नंबर पे था। आई थिंक मैंने आगरा और मथुरा भी बीच में डाल रखा था क्योंकि मुझे बांदा मिला था। तो फिर जिला आवंटन के बाद से फिर आपकी आगे की प्रोसेस होती है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसी जिले में बुलाया जाता है जो आपको आवंटित हुआ है। जैसे मुझे बांदा मिला था तो मुझे हर चीज़ के लिए बांदा ही आना पड़ा था। उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है, देयर इज़ नो इंटरव्यू इन दिस जॉब। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है कि स्कूल आवंटन, मतलब हमें जिला मिल चुका है, हम उस जिले में रहने आ गए हैं, अब हमें स्कूल मिलता है कि हमें कौन सा स्कूल चाहिए है। तो आप वहीं पे उसके लिए भी एक पूरा प्रोसेस होता है स्कूल आवंटन के लिए। हमारा 1 दिन लगा था, 1 दिन में पूरा प्रोसेस हुआ था। तो उसमें से स्कूल्स की लिस्ट होती है पूरी। अब ऑनलाइन सब कुछ होता है, मतलब हमारी जो भर्ती थी उसमें भी सब कुछ ऑनलाइन हुआ था। तो ऑनलाइन लिस्ट होती है जिसमें स्कूल्स के नाम दिए होते हैं। आपको उसी में से अपना एक स्कूल बताते जाना है। अगर वो भर गया होगा तो आपको नहीं मिलेगा, और अगर उसमें वैकेंसी होगी तो आपको वो स्कूल मिल जाएगा। अभी तक मैंने आपको बताया कि प्रोसेस क्या होता है। फिर आपको एज लिमिट क्या होती है इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने की। तो यहाँ पर सभी के लिए एज लिमिट होती है 40 ईयर्स ऑफ एज। आप 40 साल की उम्र तक यूपी टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। अगर आप 40 साल के ऊपर हैं तो फिर आप ये एग्ज़ाम देने के लिए नहीं एलिजिबल रहेंगे। सो नाउ द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन इज़ कि यहाँ पे सैलरी कितनी होती है।
तो सैलरी देखिए मैं आपको ग्रॉस बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेसिक और ये HRA और DA ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको पूरा, क्योंकि हम लोगों को ना जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में होते हैं ना, तो हमें फिर बेसिक HRA DA इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको तो ये जानना होता है कि भाई पूरी सैलरी इन हैंड कितनी आ रही है। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरी सैलरी थी 42,800 रुपये, जो मुझे ग्रॉस मिलती थी, जिसमें से शायद 87 रुपीज़ का कुछ GPF रिडक्शन होता था। तो वो 2021 की बात थी। अभी मुझे लगभग 3 से 3.5 साल हो चुका है बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और राइट नाउ मेरी जो ग्रॉस इनकम है वो है 60,000 अप्रॉक्स, 60,000 से ऊपर ही होगी। पैसा ही पैसा होगा। तो मैंने अभी आपको सैलरी बता दी। अब इसमें जो आपका डिडक्शंस होते हैं, लाइक आपका NPS डिडक्शन होता है, तो कट पिट के आपको फिर भी 50 से 55 के बीच में आपकी सैलरी आराम से बन जाएगी। तो हाँ, नो डाउट सैलरी यहाँ पे बहुत अच्छी है। अब जब आप बच्चों के साथ जाते हो तो आपको बहुत सुकून सा मिलता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप शहर के बच्चों को तो कोई भी पढ़ा देगा, शहर के बच्चे तो 4-4 ट्यूशन भी पढ़ रहे होते हैं, बट ये है मेन आपका जो टारगेट है ना, ये है मेन। अगर आपने गाँव के बच्चों को, जिनके माँ बाप को मतलब तक नहीं है कि उनके कहाँ गया है, वो खेल रहा है, वो स्कूल गया है, दे डोंट केयर, तो अगर आपने ऐसे बच्चों में से अगर किसी एक बच्चे को भी आगे बढ़ा दिया ना, तो आपकी जॉब सफल है। तो ये था मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस। अब मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि आप टीचर तो बन गए हैं, तो अब टीचर की इनसाइड लाइफ क्या होती है। इनसाइड लाइफ माने कि उसका स्कूल कैसा होता है, वहाँ का माहौल कैसा होता है, वहाँ पे बच्चे कैसे होते हैं, वहाँ पे आपको काम क्या करना पड़ता है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छे वीडियोज़ आप तक लेके आऊँ।